तो आज अपन अपने टॉपिक का सेकंड लेक्चर सीखने वाले हैं। इसमें अपन बेसिकली कुलम्स लॉ और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को डील करेंगे, है ना। अपन ने चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी सीख ली थी लास्ट टाइम पे। सबसे पहले कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ क्या कहता है अपन ऑलमोस्ट हम लोग जानते हैं, बट फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। The electrostatic force of interaction between two static point charges. इसमें दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टैटिक चार्जेस के बीच लिखते हैं, दूसरा ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट चार्ज। मतलब ये कूलम्स लॉ अपन डिफाइन कर रहे हैं, ये सिर्फ किसके लिए सही है? पॉइंट चार्ज के लिए। और कहा जाता है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to square of distance between them and acts along straight line joining the charges। तो पहले मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लॉ के बारे में जो पता चला वो ये है कि दिस इज ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस। किसके लिए सही है? पॉइंट चार्जेस के लिए सही है, बॉडीज के लिए नहीं लगा सकते। नॉट फॉर बॉडीज। बॉडीज के लिए फोर्स कैसे निकालेंगे तो आगे चल के हम इंटीग्रेशन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, बट याद रखना कूलम्स लॉ सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस के लिए लगा सकते हैं, नॉट फॉर बॉडीज। सेकेंड पॉइंट एक कह सकते हैं जो कि है इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक्सपेरिमेंटल लॉ मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आया है, मतलब कैन नॉट बी प्रूव्ड। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आपको इंटीग्रेट करके या डिफरेंशिएट करके कूलम्स लॉ प्रूफ करके बता दूं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। नेक्स्ट, इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इस चीज का सिग्निफिकेंस अभी बहुत समझ नहीं आता है, बट ये काफी काम का है कि ऐसे कुछ और लॉज हैं जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो इट इज आल्सो एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस लॉ की जो स्टेटमेंट लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि दो चार्ज के बीच लगने वाला कूलम्ब फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of the charges, that is q1 and q2, and inversely proportional to 1 upon r square। तो आप लिखोगे f, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो वहां एक कांस्टेंट आएगा, that is k q1 q2 upon r square। This is the formula for Coulomb's law between two point charges, F equal to K Q1 Q2 upon R square, where K is 1 upon 4 pi epsilon naught, which is equal to 9 into 10 raised to power 9। यूनिट लिखेंगे अगर K की तो फोर्स इंटू R स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो मैं इसकी यूनिट लिख रहा हूं यहां से न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, है ना। दिस इज K। ये वैल्यू SI यूनिट में है। किस यूनिट में? SI यूनिट में। K की वैल्यू SI यूनिट में होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। CGS में वैसे तो काम नहीं आता, बट पता होना चाहिए CGS यूनिट में K इक्वल टू 1 आ जाता है ना। तभी अगर CGS में अपने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और यूज करने की बात आ जाए, केमिस्ट्री में शायद कहीं काम आता है ये, फिजिक्स में तो इसके क्वेश्चंस नहीं बनते। फिजिक्स में अपने काम का है कि SI यूनिट में इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि ये कैसा किसके लिए सही है? पॉइंट चार्जेस के लिए। एक्सपेरिमेंटल लॉ है, प्रूफ नहीं कर सकते। और इनवर्स स्क्वायर लॉ है, मतलब ये आर स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर लॉ ने कहा था कि इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स Q1 Q2 के प्रोडक्ट के और आर स्क्वायर के इनवर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां से ये लॉ डिड्यूस हुआ कि F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज अ कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, अपन सबको पता होता है। एक चीज अपन और जानते हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां ध्यान से देखिए इस डायग्राम में,
ये प्लस चार्ज है और एक मिनट, ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इस लॉ में एक बहुत अच्छी बात और लिखी हुई है, वो ये है कि इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, फोर्स ड्रॉ करते टाइम ये चीज काम आएगी कि ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा। ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो कूलम्ब फोर्स हमेशा इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा। यहां भी ये माइनस और ये प्लस, इनके बीच लगने वाला कूलम्ब फोर्स हमेशा इसी लाइन पे लगेगा। अगर वो ऑपोजिट सेम नेचर वाले हैं तो वो इसी लाइन के लॉन्ग रिपेल कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ये इधर रिपेल कर रहा है, ये इधर रिपेल कर रहा है। और अगर ये ऑपोजिट नेचर के हैं तो इसी लाइन के लॉन्ग ये अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से अपन कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? हाँ सर। इसको जल्दी से सब लोग लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इसको सब लोग लिख लीजिए। सर लिख लिया क्या सबने? चलो, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
ध्यान से देखना। अब जो मैंने वो बात बताई, क्या बताया मैंने, एक चीज ध्यान से देखिएगा कि ये पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है। मान लो ये 1 है और ये 2 है। तो मैंने क्या कहा कि इसके बीच लगने वाला कूलम फोर्स हमेशा इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। मान लो ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा, मानते हैं सब लोग। इस पे इधर लगेगा, इसको आपने कहा F21। F21 इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। वैसे इस पे लिखूंगा तो बनेगा F12। F21 स्टैंड्स फॉर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो अब मुझे क्या करना है ना, इस लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ध्यान से देखना, वैसे तो वेक्टर फॉर्म ऐसा कुछ डायरेक्टली बहुत काम नहीं आता, बट अपने को लिखना आना चाहिए। मैं वेक्टर फॉर्म में क्या करूंगा कि इनके मैग्नीट्यूड को लिख के उसको उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं अगर मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैं लिखूंगा F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो आएगा बेटा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये वेक्टर है ना अपना R21 ऐसे करके। R21 स्टैंड्स फॉर, ऑब्लिक दे दिया मैंने, पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो मॉड ऑफ R21 का स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला लिखा जो आपने पीछे सीखा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन देखो ध्यान से, मैंने कहा कि ये फोर्स इसके अलोंग ही होता है, तो ये R वेक्टर के अलोंग ही होगा। तो मैं डायरेक्शन को कैसे लिख सकता हूं, कैप यूनिट वेक्टर से। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R टू वन वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू R21 कैप। ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, और ये क्या दिखा रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब आप एक चीज बड़ी ध्यान से समझना, देखना सब लोग इधर, इस वेक्टर फॉर्म में ना सब कुछ अपने आप आ गया। कैसे आ गया, मान लो ये, ध्यान से सुनना, अगर ये Q1 Q2 दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, या दोनों कैसे हैं, निगेटिव। जैसे मैं कहूं दोनों सेम साइन के हैं, सेम साइन के हैं, तो फोर्स कैसा होना चाहिए, रिपल्सिव। कैसा होना चाहिए, रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब दूर की तरफ, इधर दूर की तरफ, इधर दूर की तरफ। तो ये R21 कैप के अलोंग आएगा, मतलब दूर की तरफ कह सकते हैं, इस वेक्टर के पैरेलल। सोचना, अगर मैं Q1 Q2 में से किसी भी एक को निगेटिव रख दूं, तो यहां से फोर्स कैसा होने लगेगा, अंदर की तरफ, मतलब अट्रैक्टिव। देखो अगर मैं इसको साइन के साथ रखूंगा, तो यहाँ पे मान लो Q1 रखा मैंने 2 कूलम और Q2 रखा मैंने -3 कूलम, तो अपने आप एक माइनस का साइन आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू आएगी -R21 कैप। -R21 कैप मतलब इस तरफ। इसका मतलब इस वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले में हम सिंपली क्या करेंगे, वी विल पुट Q1 एंड Q2 विथ साइन। हम Q1 Q2 को साइन के साथ रखेंगे। अब जरा मुझे एक बार सब लोग ये बता दो कि क्या सब लोगों को ये R वेक्टर लिखना आता है क्या, 2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में। चला वेक्टर पढ़ चुके हो, क्या आपको ये R21 लिखना आता है, चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। सबको लिखना आता है, क्योंकि ये लिखना आना चाहिए, तो ही इस वेक्टर फॉर्म का यूज है कि आप जिस पॉइंट पे लिख रहे हो उसका पोजीशन वेक्टर सोर्स के रिस्पेक्ट में। तो ये अपना वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में अपन ने, ओके डन, वेक्टर फॉर्म में अपन ने क्या सीखा कि अपन सिंपली वही लिख रहे हैं, वहां स्केलर फॉर्म का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। दिस इज द यूनिट वेक्टर, है ना। ये यूनिट वेक्टर किसका है,
2 का 1 के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं दोनों फॉर्म के एक सवाल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली यूज कैसे करते हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए। जल्दी से इसको नोट कीजिए 1 मिनट में। लिख लिया? Yes, sir. ओके। यहां तक कोई डाउट किसी को? मैंने अभी आपको क्या सिखाया है? कूलम लॉ को स्केलर फॉर्म में लिखना और कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना, बस। ठीक, तो इंपॉर्टेंट बात क्या क्या सीखी? सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये फोर्स इसी लाइन पे होता है, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो उसी लाइन के लॉन्ग अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव फोर्स है तो उसी लाइन के लॉन्ग रिपल्सिव होता है। तो अपन आगे बहुत सारे एग्जांपल लेंगे इस पे बेस्ड। पहले मैं आपको वेक्टर फॉर्म पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर अपन एक साथ कूलम लॉ के खूब सारे सवाल करेंगे। डन? चलो, ये सीख लिया आपने। 1 मिनट, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये वेक्टर फॉर्म का सवाल है। मान लो अपने पास 2 चार्जेस हैं, एक यहां एक यहां। ये कुछ 2 कूलम का चार्ज है, प्लस 2 कूलम, और ये कुछ प्लस 4 कूलम का चार्ज है। ये ए है, ये बी है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2, 1, 3। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 3, 2, 1। ये इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 3D में, है ना। ये उन दोनों के चार्ज हैं। तो आपसे पूछा गया है फाइंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो वेक्टर फॉर्म का फोर्स निकालने के लिए आपको क्या बताना है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बी पे ए का फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला होगा k q1 q2 अपॉन r, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका स्क्वायर इनटू r बी ए कैप। मुझे किस पे बताना है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये मैंने क्या लिख दिया? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये टर्म क्या दिखा रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड। और ये क्या दिखाएगा? डायरेक्शन। मैं वैल्यूज रख देता हूँ। k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, q1 है 2, q2 है 4 अपॉन, अब आपको दिख रहा होगा पूरी कहानी इस RBA की है। अब मैं लिख रहा हूँ, देखो इधर, RBA, पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू, अपन क्या लिखते हैं? पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A। ऐसे ही सीखा होगा आपने भी। वेक्टर तो ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में अपने को दे रखे हैं, तो ये 3 है, ये 2 है, तो क्या लिखेंगे? 3 - 2 i कैप, j कैप में लिखेंगे।
इसका j कंपोनेंट 2 है, इसका 1 है, 2 माइनस 1 j कैप प्लस ये 1 है, ये 3 है, तो 1 माइनस 3 k कैप। तो ये कितना आ गया, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ये अपना वो पोजीशन वेक्टर आया। ये कौन सा पोजीशन है, b की पोजीशन a के रिस्पेक्ट में। मैं पूछूं इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो इट्स मैग्नीट्यूड विल बी, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना आ गया, ये √6। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ ये आ गया √6 का स्क्वायर इंटू आर बी ए कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये तो नीचे 6 बन गया, ये बन गया बेटा यहाँ से 9 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन √6। इधर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 12 आ गया, है ना। तो अपना आंसर बन गया फाइनली 12 इंटू 10 रेज टू पावर 9 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन √6। ये आंसर। एक बार वापस ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया। मुझे सबसे पहले क्या बताना था, इस बात को फोकस करो। आपसे कहा गया था फाइंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बी पर ए का फोर्स। तो आप जानते हो ये फोर्स अपन कैसे निकालेंगे। ये रहा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू ये यूनिट वेक्टर, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट। ठीक, k रख दिया, q1 रख दिया, q2 रख दिया अपॉन r, ये डिस्टेंस मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वाला वेक्टर इंटू आर बी ए कैप। तो पूरी कहानी ये आर बी ए वेक्टर निकालनी। आर बी ए वेक्टर क्या होता है, आर बी ए इज पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये रहा पोजीशन ऑफ बी, ये रहा पोजीशन ऑफ ए। तो मैंने क्या किया, इसके आई कैप में इसका आई कैप माइनस किया, 3 माइनस 2 आई कैप, 2 माइनस 1 जे कैप और प्लस 1 माइनस 3 के कैप। तो ये आ गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ये आया अपना पोजीशन वेक्टर। उस पोजीशन वेक्टर को अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो आपने ये पोजीशन वेक्टर बनाया है ना। दिस इज पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये लिख लिया। ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब इस फॉर्मूले में दोनों की वैल्यू रख दी। ये रहा आरबीए का मॉड √6 और ये रहा आरबीए कैप। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फिर तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया और ये रहा आंसर। ये वेक्टर फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन था। कब यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म, जब हमसे फोर्स इसी तरह के कोऑर्डिनेट्स मतलब आई कैप जे कैप के कैप कोऑर्डिनेट देके और फोर्स को उसी फॉर्म में पूछा जाए, तब तो हम वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। अदरवाइज हम सिंपली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की हेल्प लेंगे। वेक्टर फॉर्म जनरली थोड़ा सा लेंथी दिखता है, पर ध्यान रखना ये यूज कब करेंगे, जब हमें पॉइंट चार्जेस को उनके कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दे दिया गया हो कि भाई एक पॉइंट चार्ज इस x, y, z पे है, दूसरा पॉइंट चार्ज इस x, y, z पे है, तो बताओ इनका इन पे फोर्स क्या होगा। तो अपने को वेक्टर फॉर्म से ही करना होगा, अदरवाइज हम मैग्नीट्यूड तो सीधा ही बता सकते हैं k q1 q2। जैसे आपको इनके बीच की ना डिस्टेंस निकालने को कहते हैं, तो आप सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान था, पूरी कहानी यहाँ पे क्या लिखने की थी, डायरेक्शन। सो वेक्टर फॉर्म इज यूजफुल टू फाइंड द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इफ द लोकेशन ऑफ चार्जेस आर गिवन इन कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत किसी को। अब अपन इसके बाद सारे क्वेश्चन स्केलर फॉर्म के करेंगे। कोई दिक्कत किसी को, No, sir. लिख लो फटाफट जल्दी से लिख लो इसको।
लिख लिया सबने? चलिए अब मैं आपको स्केलर फॉर्म पे, अपने को फोकस किस पे करना है बेटा? स्केलर फॉर्म पे। वहां अपने को क्या आना चाहिए लिखना? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, जैसे देखो मैं एक सिंपल सा सवाल करा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ऐसे वेक्टर पे बेस्ड है ना, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों कॉर्नर्स पे प्लस क्यू चार्ज रखे हैं, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू और यहाँ भी प्लस क्यू, और इसकी तीनों साइड्स ए हैं, ए और ए। इस कॉर्नर को मैंने वन वन नेम दे दिया है, वन। तो आपसे पूछा गया है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट कॉर्नर वन। जल्दी से बताइए, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट कॉर्नर वन। कॉर्नर वन पे जो चार्ज रखा है उस पे नेट फोर्स क्या आएगा? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं। तो एक बार देखो, ये मैं बता रहा हूँ, फिर आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा कि क्या यूज है उन बातों का। देखना ध्यान से सब लोग। वन पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों में। लगेगा सर ये सिंपल बात इतनी डिटेल में क्यों बता रहे हो, कुछ कारण होगा है ना। वन पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? तो ये चार्ज और ये चार्ज। ठीक है, वन पे इस चार्ज का फोर्स इसी लाइन पे होगा, ये बात मानते हैं सब लोग है ना। इसको चलो मैं टू नाम देता हूं, इस पे थ्री। वन पे टू का फोर्स इसी लाइन पे होगा, और क्योंकि ये दोनों चार्ज सेम साइन के हैं तो रिपल्सिव होगा। तो मैं इस फोर्स को इधर बना रहा हूं, इसको मान लो मैंने लिख दिया कुछ F21। F21 क्या है? सॉरी F12 लिखते हैं ताकि अपना कन्वेंशन चेंज ना हो, काट दे रहा हूं F12। ये मैंने ऐसा क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ कहता है कि ये फोर्स इसी लाइन पे होगा और रिपल्सिव है इसीलिए दूर होगा। सिमिलरली मैं वन पे अगर थ्री का फोर्स निकालूं तो ये इसी लाइन के लॉन्ग होगा और फिर से इधर की तरफ रिपल्सिव होगा। दिस इज F13 है ना। मतलब F1 पे टू का फोर्स वन और टू को मिलाने वाली लाइन पे, बेटा ये अपना टू है, ये अपना वन है, ये अपना थ्री है। तो वन पे टू का फोर्स वन और टू को मिलाने वाली लाइन पे रिपल्सिव, वन पे थ्री का फोर्स वन और थ्री को मिलाने वाली लाइन पे और रिपल्सिव। अच्छा, हम अपन इस F12 की वैल्यू लिख सकते हैं। F12 आएगा बेटा K क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों इक्वल है। और F13 भी लिख सकते हैं, ये भी कितना आएगा? K क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब दोनों इक्वल आ गए। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके बनाऊं ना, तो मुझे पता चल गया कि इधर भी इसको मैं F लिख लेता हूँ और इसको भी F लिख लेता हूँ। क्यों F लिख रहा हूँ? दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये भी इधर F मिला और ये भी इधर F मिला। दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो नेट फोर्स कहाँ आएगा? इनके रिजल्टेंट, इनके ठीक ऊपर है ना। F नेट वो कितना आ जाएगा? √3F, एंड √3F मीन्स √3Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसी डायग्राम में आपको ड्रॉ करके बताऊं तो इनका रिजल्टेंट यहाँ ऊपर आएगा और वो कितना आएगा? √3KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना। यहाँ क्या सीखने वाली बात थी बेटा? कि इनके जो फोर्सेस हैं वो कहाँ लगते हैं? इसी को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग। तो मैंने ये फोर्स अलग लिखा, ये फोर्स अलग लिखा और फिर उन दोनों का वेक्टर सम कर दिया। तो ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल थे, 60 डिग्री के एंगल पे थे, तो उनका रिजल्टेंट आ गया √3 टाइम्स F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60। तो कितना आ गया? ये √3 है। और इनके
बीच, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 का 1 का फोर्स इसी लाइन पे होगा, और क्योंकि सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सिव होगा। 3 का 1 पे फोर्स इसी लाइन पे होगा और सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सिव होगा। ये दोनों फोर्स लिख लिए, दोनों का मैग्नीट्यूड बाई चांस इक्वल था, इक्वल नहीं होता फिर भी वेक्टर्स ऐड करना आता है और उनका रिजल्टेंट निकालिए। इस बेसिक से एग्जांपल में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, अदरवाइज इसको जल्दी से लिख लो, अगला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना। स्पीकर अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, चैट पे लिख के भी पूछ सकते हैं कोई डाउट हो तो, अदरवाइज जल्दी लिखिए फिर मैं अगला क्वेश्चन। नो सर, ठीक है, गुड, जल्दी लिखिए फिर मैं ऐसे 1-2 क्वेश्चन और दूंगा। लिख लिया क्या? 30 सेकेंड और दे रहा हूँ। चलो फटाफट ये क्वेश्चन करो। तीनों साइड्स ए हैं, है ना। अपने को प्लस क्यूब पे नेट फोर्स बताना। फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यूब, जल्दी सॉल्व करो सब लोग। फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यूब, क्या कैसे बताएंगे? उस पे दोनों के फोर्सेस लिखेंगे और उनका वेक्टर सम करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में दिख रहा है तीनों साइड्स इक्वल है। फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यूब। सब लोग सॉल्व करेंगे, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ फिर बताऊंगा मैं। 2 मिनट वैसे ज्यादा है इस सवाल के लिए, बट फिर भी ठीक है, पहला क्वेश्चन करना। संस्कार क्या है? √5 KQ² अपॉन A²। अच्छा, संस्कार एक बार वेक्टर रिजल्टेंट चेक कर लेना। संस्कार एक बार जब तुमने दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला है तो उस फॉर्मूले को एक बार चेक कर लेना। स्नेहिल, आपका आंसर शायद सही है स्नेहिल। कुणाल, F√7। आई थिंक आप F KQ² अपॉन A² को लिख रहे हो। √7, √7 आएगा शायद, देखते हैं, चलो देखते हैं। देखो इधर,
है ना। सबसे पहले तो ये समझो कि इस प्लस क्यू पे फोर्स लगाएगा कौन कौन, ये माइनस क्यू और ये प्लस 2q। इस क्यू पे माइनस क्यू का फोर्स इधर आएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि फोर्स इसी लाइन पे आएगा और इस पे, अच्छा मैं बना किस पे रहा हूं ना, इस प्लस क्यू पे, तो अट्रैक्टिव आएगा तो अंदर की तरफ, और इस प्लस क्यू पे इस 2q का फोर्स रिपल्सिव आएगा और बाहर की तरफ, है ना। तो इसको मैं कुछ F1 लिख दो, इसको कुछ F2 लिख दो, है ना, ऐसे नाम दे दो F1 और F2। और उनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री, क्योंकि अंदर का एंगल 60 डिग्री होता है। ये फोर्स ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट थे कि ये फोर्स अंदर आएगा और ये फोर्स ऐसा इसी लाइन पे बाहर आएगा, क्योंकि ये रिपल्सिव है और ये अट्रैक्टिव। अब मैं दोनों की वैल्यूज लिख रहा हूँ। F1 की वैल्यू, F1 इज Q और माइनस Q के बीच का फोर्स है, सिर्फ अब मैग्नीट्यूड चाहिए। देखो डायरेक्शन ड्रॉ हो गई, डायरेक्शन का अपने को अब काम नहीं है, अपने स्केलर फॉर्म यूज कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म यूज नहीं करते। तो वैल्यू आएगी F1 की K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब यहाँ मैंने माइनस Q नहीं लिखा क्योंकि माइनस यूज हो गया, मैंने ये फोर्स अंदर ड्रॉ किया है, मतलब माइनस यूज हो गया। F2 लिख रहा हूं, K Q 2Q अपॉन A स्क्वायर। तो ये कितना आ गया भाई, 2KQ स्क्वायर अपॉन, है ना। तो ये F1 आ गया और ये F2 आ गया। अगर मैं इसको F लिखूं और मैं इसको 2F लिखूं, क्योंकि इसको F लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2F। अच्छा ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि आगे जब अपन स्क्वायर करके ऐड करें ना तो वहां पे कैलकुलेशन इजी रहे। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 120। तो अब मैं इसका नेट निकालूं तो आपको सर एफ नेट आएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। रख देते हैं वैल्यू, F1 की जगह F स्क्वायर, बस याद रखेंगे F किसको माना है, F इस चीज को माना है ना। F स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर मतलब 4F स्क्वायर प्लस 2F इंटू 2F कॉस 120 इज -1/2। ये कैंसिल हुआ, है ना। कितना बचा, F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर, तो कितना बच गया ये, इज इक्वल टू √3F। 5 - 2 3, √3F किसको माना है मैंने, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये रहा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इनके बीच कहीं आएगा, बट ये रही रिजल्टेंट की वैल्यू √3KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में भी, दोनों के फोर्स को इंडिविजुअली लिखा, उसको उनकी डायरेक्शन के साथ ड्रॉ किया और उसका वेक्टर रिजल्टेंट निकाल दिया। किसी को कोई डाउट इसमें, √3F वालों के आंसर सही थे भाई। √3F किसका था, स्नेहिल, और बस स्नेहिल। बाकी लोगों ने शायद यहाँ पे, जिसका √7F आया था उन्होंने यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दिया, और जिनका आंसर √5 आ रहा था वो ये भूल गए कि एफ नेट के फॉर्मूले में ये टर्म भी आती है ना। जल्दी लिखिए। लिख लिया, 30 सेकेंड दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ऐसा ही एक और, ये
ये एंगल 90 डिग्री है। फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू, ये कॉर्नर का पी नाम दिया है, केप्ट एट कॉर्नर पी। फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू केप्ट एट कॉर्नर पी। जल्दी सॉल्व कीजिए। पी कॉर्नर पे जो प्लस क्यू चार्ज रखा है, इस पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। आंसर आप इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखने में दिक्कत आएगी, तो लिखने की नीड नहीं है। सॉल्व करो सब लोग, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। ये वैसे लिख सकते हो, एफ मानना आप, एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस एफ की टर्म में आंसर लिखना, इस एफ के मल्टीपल की टर्म में। के क्यू जो भी आपका आंसर आए उसमें के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को एफ मान लेना, और जो एफ सम मल्टीपल इंटू एफ की टर्म में आंसर लिखना। सब लोग लिखेंगे, 2 मिनट टाइम है। कॉर्नर पी पे जो प्लस क्यू चार्ज रखा है, उस पे नेट फोर्स क्या होगा? कुछ आंसर लिख रहे हैं लोग। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। आप अपना आंसर अपनी कॉपी पे लिख के रखो। अजीब सा आ सकता है कुछ, मैं रैंडम डेटा ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, अभी मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आंसर मैच करेंगे। F1 मैंने इस प्लस क्यू पे इस 3Q का फोर्स माना है, ऑब्वियस सी बात है। और F2 मैंने इस पे इस 2Q का फोर्स माना है। दोनों रिपल्सिव फोर्स है, तो मैंने दूर की तरफ बना दिया, और इनके बीच का एंगल है 90। ठीक है, अब मैं इन दोनों की वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा। F1 इज इक्वल टू के क्यू इंटू 3Q अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 3A का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व होके आ गया बेटा, यहाँ से के क्यू स्क्वायर अपॉन 3A स्क्वायर। और F2 2Q वाले का फोर्स, तो के क्यू 2Q अपॉन 4A का स्क्वायर। तो ये यहां से आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 8A स्क्वायर, है ना। अगर मैं इस चीज को f मान रहा हूं, क्योंकि f मानना है इसको सिंपल है, तो ये f/3 है और ये f/8 है ना। और ये दोनों फोर्सेस आपको दिख रहे होंगे आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो मैं नेट फोर्स को लिखूंगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। वो तीसरी टर्म 0 हो गई यहाँ पे, तो अपना आंसर आ रहा है F स्क्वायर अपॉन 9 प्लस F स्क्वायर अपॉन 64
एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम? 576। गुड, बढ़िया। 576, तो ये कितना आ गया? 64, और प्लस ये कितना आ गया? 9, सही है ना? इंटू यस सर। एफ स्क्वायर, तो ये मिलके हो गए 73। तो अपना आंसर आ गया √73 अपॉन 576 एफ। ये है आंसर, मतलब √73 अपॉन 576, और एफ की वैल्यू आप जानते हो क्या आएगी? KQ² अपॉन A²। संस्कार का आंसर सही आया था, अमित का आंसर सही आया था, जो लिखा है जिन लोगों ने, हो सकता है और लोगों का भी आया हो। आई थिंक जिनकी गलती हुई होगी उन्होंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, कंसेप्चुअली तो कोई ज्यादा इसमें था नहीं। बेसिकली अपने को दोनों फोर्सेस लिख के उनका रिजल्टेंट लेना। कुशल पूछ रहे हैं सर इसमें कॉस कंपोनेंट का यूज नहीं होगा। कौन सा कॉस कंपोनेंट बेटा? कॉस 90 जीरो हो जाएगा बेटा। F1 F2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जब लिखेंगे 2F1 F2 cos 90, तो cos 90 तो जीरो हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। बस ठीक है, लिखने के तो आंसर लिख लो, सॉल्व खुद से करना सब लोग। अगला क्वेश्चन, आंसर लिख लो, सॉल्व खुद से करना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल हो गया, चलो एक काम करते हैं कि स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर पे चार्ज रख देते हैं, है ना? यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू, सब पे प्लस क्यू है ना? ये भी प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू। स्क्वायर है, साइड ए है। मान लो मैं इस कॉर्नर चार्ज को कुछ नाम दे रहा हूं पी, है ना? तो बस क्वेश्चन आपको पता ही, फाइंड नेट फोर्स ऑन द कॉर्नर चार्ज पी। इस कॉर्नर चार्ज पी पे नेट फोर्स बताना। पी पे तीनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे, तो तीनों का फोर्स लिखो और उसको सम करो। फाइंड नेट फोर्स ऑन द कॉर्नर चार्ज पी, बताओ। वापस आप सॉल्यूशन में ना एफ को मान लेना KQ² अपॉन A², तो इस एफ के मल्टीपल के टर्म में आंसर देना। KQ² अपॉन A² को एफ मान लेना आंसर में, तो उसके मल्टीपल के फॉर्म में आंसर देना। ऐसा लिखना आसान रहता है, इसलिए मैं ये लिखना। आंसर आए कुछ लोगों के। कुणाल का आंसर सही दिख रहा है, अमित नहीं, कुणाल का आंसर सही है।
ऐसा आ जाएगा। इस फॉर्म में आना चाहिए। स्नेहिल का भी सही है। √3f नहीं आएगा बेटा। वेक्टर सम में गलती कर रहे हो तुम लोग। चलो देखो इधर, इस P पे इसका फोर्स इस लाइन पे इधर आएगा, इसको F1 नाम दे देता हूं। इस पे इसका फोर्स इसी लाइन पे दूर की तरफ आएगा, इसको F2 नाम दे देता हूं। और इस पे इसका फोर्स इधर की तरफ आएगा, इसको F3 नाम देता हूं। ये डिस्टेंस आप जानते हो कितनी होती है, √2a। तो मुझे इस F1, F2 और F3 का वेक्टर सम कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं तीनों की वैल्यू लिख लेता हूं। तो F1 है बेटा KQ² अपॉन A²। F2 भी कितना है, KQ² अपॉन A²। और F3 जो है वो है KQ²। चार्ज तो Q और Q ही है, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी है, √2a। तो ये कितना हो गया, अपॉन 2a²। ये मैंने F1, F2 और F3 के मैग्नीट्यूड लिखे हैं। अगर मैं इसको F कहता हूं तो ये भी F है, और ये कितना है, F/2। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे ना ये तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, है ना। ये F, ये F और ये F/2। मुझे इन तीनों को सम करना है। ये ऑलरेडी 45 वाले पे है ना, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेता हूं और उसमें इसको ऐड कर दूंगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये F और F 90 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट आ गया √2f। और इधर की तरह ये एक अपना कितना है, F/2। मैंने क्या किया है, जो दो गोले किए मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट लिख लिया। तो वो कितना आ गया, √2f, और उसमें से F/2 तीसरा फोर्स ऐड कर दिया। तो यहाँ से F नेट कितना आया, √2 प्लस 1/2 इंटू F। तीन फोर्सेस को कैसे ऐड करेंगे, किसी भी दो का रिजल्टेंट निकाल लो और उनके रिजल्टेंट में तीसरा ऐड कर लो। तो दो का रिजल्टेंट सबसे आसान निकालना कौन सा था, जो दोनों 90 डिग्री पे थे। तो F और F का रिजल्टेंट कितना आ गया, √2f, 45 पे ही आ गया। और उसी लाइन पे एक F/2 पहले से है, तो √2f प्लस F/2। तो ये अपना आंसर है, F की वैल्यू तो अपन ने लिखी है। अच्छा, यहीं पे मैं एक चीज ना और बता रहा हूँ ऐसे ही, तो वो आप क्वेश्चन आएगा तो खुद से करना, कि मान लो ये जो Q है इधर वाला, ये अगर माइनस होता, माइनस, तो क्या करते, ये F3 अंदर बनता, है ना, इधर की तरफ। ठीक, तो ये जो फोर्स यहाँ आता ना, ये इधर आता। तो यहाँ जो मैंने इन दोनों को ऐड किया है ना, ये दोनों माइनस हो रहे होते। मतलब सिंपली अगर F3 यहाँ से ऑपोजिट होता, तो F3 यहाँ भी ऑपोजिट होता, और फिर ये यहाँ भी ऑपोजिट होता। तो उसमें क्या आता है, यहाँ बीच में माइनस का, है ना। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो मैं इनको ऐड कर लिया, अगर ये ऑपोजिट में होते तो मैं इनको यहाँ से माइनस कर देता। ठीक, जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। जिनसे नहीं हुए थे वो एक बार क्लास के बाद इवनिंग में या दोपहर जब आप फ्री होगे क्वेश्चन वापस करोगे खुद से।
जल्दी, मैं 30 सेकेंड दे रहा हूँ, फिर मैं बोर्ड रब कर दूंगा। ठीक है, चलो, ये ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन और कर लेते है ना। सेंटर पे एक चार्ज रख दिया है मैंने प्लस क्यू, और ये 1 2 3 4 है साइड में, है ना। यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस 2 क्यू, यहाँ प्लस 3 क्यू, यहाँ प्लस 4 क्यू, और ये सेंटर पे रखा हुआ है प्लस क्यू। सर्कल की रेडियस है ए के बराबर, है, ए रेडियस का सर्कल है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर। सेंटर वाले चार्ज पे आपको नेट फोर्स बताना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर। वापस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को एफ मान लेना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को एफ मान लेना, और इसका आंसर बताओ। फाइंड नेट चार्ज, नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर। सॉल्व करो सब लोग। आंसर लिखोगे चैट बॉक्स में, सॉल्व करके सिंपल ही आएगा। एफ की टर्म में लिखोगे तो सिंपल ही आएगा। एफ लिखोगे आप के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कुणाल का आंसर आ गया, सही है आपका आंसर कुणाल, गुड। अमित, नहीं बेटा, वेक्टर ऐड करने में कुछ गलती करी है आपने। संस्कार का आंसर भी सही है, सौम्या का भी सही है। अमित, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना जो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर होता है ना, उसको f1 प्लस f2 का किया है रूट के अंदर। जरा चेक कर लेना। सुमित का भी सही है, सही है, ज्यादातर लोगों के आंसर सही है। अमित ने शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। कुशल जीरो नहीं, अरे जीरो कैसे, आमने सामने इक्वल चार्ज होते हैं तो जीरो होता है भाई। कैंसिल हो रहे हैं क्या? आमने सामने के फोर्स कैंसिल थोड़ी ना हो रहे हैं, जीरो नहीं होगा भाई। तूने सॉल्व ही नहीं करा, मतलब जीरो है। जीरो तब होता है जब आमने सामने सारे फोर्स कैंसिल हो रहे हैं। जल्दी।
रवि सही है, गुड। चलो देखते हैं। देखो भाई, इसके नाम ऐसे दे देता हूँ, 1 2 3 4, नाम ऐसे दे रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, है ना। 1 का इस पे फोर्स इधर आएगा भाई, F1। 2 का फोर्स वापस रिपल्सिव है, F2। 3 का फोर्स रिपल्सिव है, F3। 4 का फोर्स इधर है, F4। मैंने चारों के फोर्स की डायरेक्शन को ड्रॉ कर दिया है, F1 F2 F3 और F4। कैसे ड्रॉ किया, सिंपल, देखते हुए कि फोर्स इसी लाइन पे होते हैं और रिपल्सिव। तो 1 इसको माना है, 1 का फोर्स नीचे, 2 का इधर, 3 का ऊपर, 4 का इधर। मैं सबकी वैल्यू लिख रहा हूँ। F1 Q और Q के बीच का फोर्स है, उसकी वैल्यू आ गई KQ² अपॉन A। F2 Q और 2Q के बीच का फोर्स है, तो ये आ गया 2KQ² अपॉन A²। F3 Q और 3Q के बीच का फोर्स है, तो ये आ गया 3KQ² अपॉन A²। और F4 ये आ गया उसी तरह 4KQ² अपॉन A²। ठीक है, इसको मैं अगर F लिखता हूं तो ये 2F है, ये 3F है और ये 4F है। अब मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना हो। भाई एक तो मुझे दिख रहा है कि ये सीधे सीधे माइनस हो गया और ये सीधे सीधे माइनस हो गया, जो ज्यादा है उसकी तरफ। तो इधर की तरफ जो फोर्स बचा वो है F4 माइनस F2। तो F4 कितना था, 4F, और F2 कितना था, 2F। तो इधर की तरफ कितना बचा, 2F। और ऊपर बचा F3 माइनस F1, तो 3F माइनस F। ऊपर भी कितना बचा भाई, 2F। ये कहां से आया, दिस इज F4 माइनस F2। और ये कहां से आया, दिस इज F3 माइनस F1। ये दोनों फोर्सेस आ गए, इनका रिजल्टेंट। तो F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 2F² प्लस 2F²। तो 4 plus 4 8, so it is root 8F, that is 2 root 2F. So the answer is equal to 2 root 2 KQ² upon A²। अच्छा, कल को हो सकता है ना आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछते। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि आपको एक्सिस दे देंगे कि मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो बताओ फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो क्या लिख देते हैं, 2F आई कैप प्लस 2F जे कैप। हो सकता है वेक्टर फॉर्म में पूछ ले, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट कर लीजिए। मैंने हर वैरायटी का ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन कराया है ना, इस तरह के ज्योमेट्रिकल सिस्टम के इक्विलिब्रियम निकालने के हिसाब से। जल्दी नोट करें। लिख लिया, लिख लिया भाई। डन। चलो, ज्योमेट्री पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अब नेक्स्ट डे करेंगे। अब मैं आपको पीछे कुछ सिंपल क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, सिंपल कूलम्स लॉ पे बेस्ड। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताते चलेंगे।
सॉल्व करो, आंसर बताओ। क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा है ना? लिखो, जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ। कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज 100 न्यूटन, कैलकुलेट द फोर्स इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 50%। जल्दी। एक दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स 100% है, अगर उनके बीच की डिस्टेंस को 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो उनके बीच का फोर्स क्या होगा? जल्दी, एक एक मिनट के सवाल है, आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। दो लोगों का आंसर आ गया, स्नेहिल, संस्कार, सौम्या। बेटा आपका आंसर गलत है, इंक्रीज्ड है, एक तो इंक्रीज्ड बाय 50%। उत्तर सही है। सुमित आपका आंसर, हाँ मतलब वैल्यू सही है। सुमित आपका आंसर अप्रोक्सीमेटेड ठीक है, हाँ कह सकते हैं 400/9 आएगा, मतलब आंसर इज 400/9 न्यूटन। कैसे करेंगे? सिंपल, पहले का फोर्स 100 है, बाद में डिस्टेंस को 50% इंक्रीज कर दिया, तो डिस्टेंस को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? अच्छा, तो अपन जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला K(Q1Q2)/R²। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो F1/F2 इज इक्वल टू R2² है ना? बाकी चार्जेस तो कांस्टेंट है। R2 को क्या लिख सकते हैं? तो R2 50% इंक्रीज किया गया, इसका मतलब अगर पहले R1 था तो अब कितना हो गया? 1.5 R1। 50% इंक्रीज का यही तो मतलब होता है, 1.5 गुना कर दिया। तो क्या आ गया? F1/F2 इज इक्वल टू 1.5 R1/R1 का होल स्क्वायर। तो यहां से F2 की वैल्यू आ रही है F1/2.25। F1 की वैल्यू आपको दे रखी है 100/2.25, इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका 400/9 है ना? ऐसे भी इसको ऐसा 3/2 लिख सकते हो, तो ज्यादा सिंप्लीफाई इजीली हो जाएगा कि डिस्टेंस जो है वो 3/2 टाइम्स हो गई, तो जो फोर्स है वो इसका स्क्वायर करो, 4/9 टाइम्स हो जाएगा, उसका उल्टा। ये होता है ना रिवर्स ऑर्डर का। तो अगर मैंने डिस्टेंस को 3/2 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो फोर्स जो है वो इनवर्स से 4/9 टाइम्स हो जाएगा। 4/9 टाइम्स मतलब 100 का 4/9। क्वेश्चन और आंसर लिख लो, सॉल्व खुद से करना है जिनसे नहीं हुआ। 400/9 आंसर है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। जल्दी, 10 मिनट टाइम है अपने पास, अपन फटाफट तो 5 क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही, फिर क्लास फिनिश करेंगे। शाम तक मैं आपको कुछ होमवर्क भी भेज दूंगा ग्रुप पे। आई होप एंगस्ट्रॉम सब लोग जानते हो, 10⁻⁻10 मीटर होता है। दो पॉजिटिव आयन जिसपे इक्वल चार्ज हैं, उनके बीच का फोर्स और डिस्टेंस दे रखी है, तो कहा गया है कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग। क्वेश्चन सॉल्व करो, स्क्रीन पे मत देखना, कॉपी पे सॉल्व करो, मैं तब तक मैं भी सॉल्व करूँ।
कोई सॉल्यूशन नहीं देखेगा स्क्रीन पे, सॉल्व करो अपनी कॉपी पे, मैं आंसर लिख रहा हूँ तब तक आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग पूछे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग, चार्ज नहीं पूछा है। उत्कर्ष का आंसर सही है, अप्रोक्सीमेटली 2, है ना। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, फोर्स का फॉर्मूला है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स दे रखा है, आर दे रखा है, मैंने क्या किया, क्यू कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो क्यू कैलकुलेट होके आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भाई फोर्स का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में अपने को एफ और आर दे रखे हैं, तो क्यू कैलकुलेट कर लिया। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आयन पे, 3.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपसे पूछा गया है बताओ कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो क्या करेंगे, Q इक्वल टू एन ई, है ना। तो Q पता है, E पता है, तो N इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन E, ऊपर 3.3 है, नीचे 1.6 है, माइनस होके लगभग लगभग सॉरी डिवाइड होके ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 2, तो ऑलमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग। ठीक, आई डोंट थिंक किसी को डाउट होना चाहिए इसमें, है ना। आंसर लिख लो जिनसे नहीं हुआ था, क्वेश्चन पता है, आंसर पता है, खुद से करेंगे, कॉपी मत कीजिए पूरा सॉल्यूशन। हाँ इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है, वो नियरेस्ट इंटीजर लेंगे, मतलब 2 के आसपास। एक्चुअली क्या है ना, अपन ने इसमें बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन ले रखी हैं, ये जो Q की वैल्यू है, मतलब E की वैल्यू है, इसमें भी अप्रोक्सीमेशन है, तो वो दो इसीलिए आंसर किया है अपन ने, वो 2.00 कुछ करके आएगा, तो उसको अपन 2 ही मानेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग। ये क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से ये क्वेश्चन कीजिए, 2 मिनट है। आंसर 1 2 3 4 की फॉर्म में लिखना है।
नंदिनी, गुड। कुणाल, आपका आंसर भी सही है। तो मतलब मैं जिनके नाम नहीं ले रहा हूँ और वो आंसर चैट बॉक्स में लिख चुके हैं, उनका आंसर गलत है इसका आंसर, है ना। स्नेहिल, आपका आंसर भी सही है। तीस सेकेंड और दे रहा हूँ। सब लोग साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज पीछे हो जाओगे। अमित सही है। संस्कार सही है। सौम्य, आपका आंसर भी सही है। ये दो तीन लोगों ने पहले आंसर गलत दिया था, अब सही दिया था। परीक्षित गलत है। सुमित गलत है। नन ऑफ दीज। तो पिछली बार जीरो दिया था क्या आंसर? मतलब ऐसा तो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा कि हाँ मतलब आंसर नन ऑफ दीज ही होगा। रवि सिंह सही है। चलो मैं बता देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो पहले का फोर्स F है, तो दो आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, आइडेंटिकल चार्ज स्फेयर मतलब उनके चार्जेस इक्वल होंगे। तो आप पहले का F लिखोगे K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, दोनों के चार्ज इक्वल है ना। तो बाद में आपसे क्या कहा गया है कि मान लो ये दोनों स्फेयर थे, इनके चार्ज कितने थे? प्लस क्यू और प्लस क्यू। 50% चार्ज ट्रांसफर किया। 50% मतलब Q/2, है ना। कितना ट्रांसफर किया? Q/2। तो ट्रांसफर करने के बाद इस पे कितना चार्ज बचेगा? Q/2। और इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? 3Q। मैंने Q/2 चार्ज उठाया और उठा के यहां से यहां रख दिया, इसका मतलब इस पे Q/2 कम हो गया और इस पे Q/2 बढ़ गया। डिस्टेंस तो अभी भी उतनी रखेंगे R। तो अब इनके बीच का नया फोर्स लिख लेता हूँ, F डैश इट विल बी K Q/2 इंटू 3Q/2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा 3KQ स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर। इस टर्म को अपन F लिख सकते हैं, दिस टर्म इज F, सो दिस इज 3F/4। मैंने क्या किया, पहले के लिए दे रखी थी इक्वेशन, तो पहले की इक्वेशन लिख दी। बाद में हमसे क्या कहा गया कि 50% चार्ज को यहां से यहां ट्रांसफर किया गया। 50% मतलब Q/2, तो Q/2 चार्ज को यहां से यहां ट्रांसफर किया, तो इस पे चार्ज कितना बचा? Q/2। इस पे चार्ज कितना बचा? 3Q/2। बाद का फोर्स ये रहा KQ/2 इंटू 3Q/2 अपॉन R स्क्वायर। लिख दिया 3F/4, है ना। आई थिंक इतना ही काफी है। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको खुद से करना जिनसे नहीं हुआ था। आंसर है 3F/4, है ना भाई। ये सॉल्व करो। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। सौम्या, स्नेहिल, आपके आंसर सही है। सुमित का आंसर भी सही है, अमित का भी सही है, उत्कर्ष का आंसर भी सही है।
संस्कार का भी सही है, क्या बात, सबके सही है। अभी तक किसी ने भी गलत आंसर नहीं लिखा है भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही बात, मतलब बेसिक बेसिक वाली, बेसिक मॉडरेट वाली। नंदिनी एफ सही है आपका भी। रवि का भी सही है आंसर। कुणाल नहीं, ये क्या किया तूने कुणाल, गलत है आपका आंसर, ये क्या किया, पता नहीं कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक किया तूने। हाँ अब सही है, गुड, कुणाल ने आंसर चेंज कर लिया भाई। ठीक है, जल्दी से बता दे रहा हूँ, वैसे बताने लायक है नहीं कुछ, बट फिर भी, है ना। पहले का 4 देखो, डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रही है, सिर्फ चार्ज चेंज हो रहा है, तो पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, बुद्धि लगा के देखें तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो चार्ज चेंज क्या हो रहा है, Q1 इंटू Q2, है ना, फोर्स इसी के प्रोपोर्शनल है। तो F1, अगर F की बात करूं पहले का 4, तो उसमें मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 5 है, क्योंकि ये 7 है और ये 5 है, -5 है, एक ही बात है। और अगर मैं बाद का लिखूं F2, तो अब देखो 7 को -2 दिया तो वो +5 हुआ, और -5 को -2 दिया तो वो -7 हो गया। फिर से अगर मैं Q1 Q2 लिखूंगा तो वो 5 इंटू 7, यहाँ भी प्रोडक्ट 35 है, यहाँ भी प्रोडक्ट 35 है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आपको यहीं से दिख रहा होगा कि भाई ये टर्म तो चेंज होनी नहीं है, के भी चेंज नहीं होना है, तो क्या चेंज होना है, Q1 Q2 का प्रोडक्ट। तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट पहले कितना है, 35, ये लिख दिया 35, मैं नीचे की टर्म्स गायब कर दी, चाहो तो रेशियो के फॉर्म में ले लें, है ना। और बाद में मैंने कहा दोनों को -2 कूलम दे दिया, तो 7 को -2 देंगे तो 5, और -5 को -2 देंगे तो 7, तो 5 इंटू 7 बाद में कितना आ गया 35। तो अगर ये प्रोडक्ट सेम आ रहा है और पहले और बाद के आर स्क्वायर भी सेम है, तो फोर्स भी क्या आएगा, सेम। अच्छा देखो, फोर्स का नेचर भी चेंज नहीं होगा, पहले भी ये +7 ये -5 अट्रैक्टिव, बाद में ये +5 -7 अब भी कैसा, अट्रैक्टिव। तो अगर ये एफ वेक्टर दिया होता ना, एफ वेक्टर, तो भी आंसर यही आता, एफ वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा फोर्स का, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सर तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं अपन। सर हाँ, सर ये सर जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था सर, स्पीयर वाला, पहला वाला स्फीयर, ये हाँ, सर तो इस क्वेश्चन में सर स्पीयर में वैलिड होगा क्या सर कूलम्स लॉ, वो तो छोटा पॉइंट। स्फीयर माना है, बिल्कुल सही पूछ रहा है तू, छोटा स्फीयर माना है, बिल्कुल स्मॉल स्फीयर है ना। यस सर। ठीक, स्मॉल स्फीयर मतलब पॉइंट चार्ज माना है, गुड, बढ़िया। और कुछ किसी को पूछना हो, स्टॉप करें। हाँ भाई, चलिए, अभी किनकी क्लास है बेटा, राजीव सर। राजीव सर की है क्या, राजीव सर भी ज्वाइन हुए नहीं है शायद। चलो तो अपन 2 मिनट रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11th के पोर्शन में आपने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, प्रोजेक्टाइल मोशन तक। रिलेटिव मोशन तक पहुंच गए हो, अच्छा, यस। प्रोजेक्टाइल तक, ठीक है ठीक है ठीक है। राजीव सर आ जाए।